Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and you are watching Physics World. आज हम करेंगे मेरे जो क्लास 11 फिज़िक्स का जो मैंने आपको सैम्पल पेपर दिया था, जो अभी मेरा कुछ दिन पहले हुआ है, उसके हम सॉल्यूशंस देखेंगे। और आज हम कहाँ से लेकर कहाँ तक सॉल्यूशंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि सारे के सारे 1 मार्क क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन को डिस्कस। चलिए क्वेश्चन नंबर वन आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट से है, सिग्निफिकेंट फिगर्स से। ठीक है, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स 23.023, 0.0003 एंड 2.1 इंटू 10⁻³ आर। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5। जीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 नहीं है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे 5 कर लेते हैं, इसमें 1 है। दिस इज़ द 1 ओनली। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, 1 एंड 2। ये ज़ीरोस फिर से पीछे लग जाएंगी तो वो भी आपको काउंट नहीं करनी है, सिर्फ 1 एंड 2। इसका आंसर क्या होगा फिर, 1 2 1 5 1 2 5 1 2, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर। देखिए डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी। प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड, वेलोसिटी, आपका एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलेशंस एंड और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, वर्क, सरफेस एनर्जी, यंग्स मॉडुलस, विस्कोसिटी, फोर्स, इन सब की आपको याद होनी चाहिए डायमेंशंस। ठीक है, तो उनमें से प्लैंक्स कांस्टेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, उसकी भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी आपकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन है ml2t-1। अगर आपको बाय चांस नहीं भी याद है तो कम से कम इतना तो याद होगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे आएगा, कैसे E इक्वल्स एच न्यू होता है, एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एच की वैल्यू कैसे आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी E/न्यू। ठीक है, अब डायमेंशन लगा देंगे अगर हम यहाँ पे, तो ई की क्या होती है, ml2। इतनी तो आपको याद होनी चाहिए कम से कम, फोर्स, एनर्जी, ml2t-2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, t-1। तो जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml2t-2 + 1 -1। ठीक है, देयर फॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ। अब देखिए यहाँ पे टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर मतलब क्या, दो वेक्टर हैं ऐसे। ठीक है, दो वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर परपेंडिकुलर है तो इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है, तो ए डॉट बी आपका 1 हो, ए क्रॉस बी 0 हो, ए डॉट बी 0 है, या ए डॉट बी ए बी के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बात याद होनी चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है और डॉट प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट तब ज़ीरो होता है जब आपका जो थीटा होता है वो या तो ज़ीरो हो या 180 डिग्री हो। डॉट कब ज़ीरो होता है, जब आपका थीटा 90 डिग्री हो। तो देखिए थीटा 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे डॉट ज़ीरो होना चाहिए, और अगर क्रॉस दे रखा है तो क्रॉस 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि साइन 90 1 होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल मैंने करवाया भी हुआ है। अगर आपको नहीं आता है वेक्टर्स तो आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो ए क्रॉस बी 1 होना चाहिए या ए डॉट बी 0 होना चाहिए। ए क्रॉस बी 1 है, नहीं, ए क्रॉस बी 1 नहीं है। ए डॉट बी 0 है, बिल्कुल है, ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अब देखिए, जब भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, उसमें से छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है फॉल्स, तो इसको ना पहले से अंडरलाइन कर लिया करो। मैंने ये जो अंडरलाइन करे पेपर के टाइम पर ही अंडरलाइन कर दिया था। क्यों, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं बड़े बड़े, क्वेश्चन भी इतना बड़ा है, सिर्फ इतना ज़रा सा फॉल्स लिखा हुआ है। तो अगर आपने फॉल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए फॉल्स हो या करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो, इन सब चीज़ों को
पहले से अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं, मतलब हमें क्या बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कोई पार्टिकल की जो कि किस में मूव कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। मतलब कहने का क्या है कि यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए, द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये भी करेक्ट है, एक्सेलरेशन वेक्टर तो टेंजेंट ही होता है सर्कल से। द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, चलिए देखते हैं। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच, अदर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेक्ट है क्या नहीं है, इसको ध्यान से देखते हैं। एक सर्कल बनाते हैं। देखिए इस केस में क्या होगा, जो आपको एक्सेलरेशन दे रखा है ना, असल में कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकती, तो आपको ये टेंजेंशियल नहीं लेनी है, सेंट्रीपिटल लेनी है सारी जगह। ये भी सेंट्रीपिटल है, ये भी आपकी सेंट्रीपिटल है, ठीक है। अब देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है आपकी इस तरफ, और वेलोसिटी का होती है आपकी ऐसे, मान लीजिए इस तरफ। ये आपका कितना, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट टू सर्कल, ठीक है, ये तो ठीक थी। एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, नहीं ये गलत है, टेंजेंट नहीं है। मैंने सही बोल दिया था गलती से, पर नहीं, ये गलत, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर है। पेपर में यही मार्क करके आया था, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन है, ठीक। सी भी पढ़ लेते, सी ओ डी। एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये तो सही है, एक्सेलरेशन वेक्टर ए सी आपका सेंटर की तरफ ही होता है। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर सर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी ठीक है, 90 डिग्री है। तो ये आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट, मतलब एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन में क्या रिप्रेजेंट करता है। इस क्वेश्चन का मेजॉरिटी ऑफ क्लास ने गलत आंसर किया था, वो आंसर एक्सेलरेशन करके आ गए थे, जबकि वो गलत। देखिए ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका सेकंड चैप्टर जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उससे ग्राफ बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ग्राफ तो आपको कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ये देखना चाहिए कि ग्राफ किस चीज़ का है, ग्राफ किस चीज़ का है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वाई एक्सिस पे क्या होगी, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, आपका टाइम, ठीक है। एक हम यहाँ पे बना लेते हैं, फिर चलिए कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये आपका ग्राफ, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ले लेते हैं, ये निकालना है। ये क्या देगा, ये जो है एरिया क्या देगा। देखिए किसी भी ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्लोप, जो कि ये थीटा है, ठीक है। थीटा क्या है, स्लोप है, ये पूरा, ये जिस एंगल पे उठा हुआ है उसी को हम स्लोप कहेंगे। और ये एरिया अंडर द ग्राफ है। ध्यान से देखिए, ध्यान से याद रखिएगा इस चीज़ को, स्लोप कैसे निकलता है। स्लोप, शायद पेंसिल आपको नज़र नहीं आ रही होगी, एक पेन का इस्तेमाल कर लूँ या पेंसिल ही लेने दो, पेंसिल लेने दो अगर रब करना पड़े मुझे। तो स्लोप जो आपका होता है, देखिए स्लोप जो आपका होता है वो हमेशा उन दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करने से आता है। जस्ट अ सेकंड, मुझे लिखने दीजिए, फिर मैं इसको ऊपर कर लूँगा, जस्ट अ सेकंड। नाउ सी, ये देख, स्लोप क्या है, स्लोप आपका हमेशा डिवाइड करने पे आता है, और एरिया आपका हमेशा मल्टीप्लाई करने पे आता है। मतलब क्या, जो भी आपको दो क्वांटिटीज एक्सेस पे दे रखी हैं वी और टी, उनको डिवाइड करने पे स्लोप आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया है। डिवाइड करेंगे स्लोप मल्टीप्लाई एरिया, डिवाइड करेंगे स्लोप मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया, डिवाइड करेंगे तो स्लोप, ठीक है। तो डिवाइड जब आप इसको करोगे, वी बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो होता है, वी बाई टी। अब ये मत बोलना कि चेंज इन वेलोसिटी होता है वो, तो चेंज इन वेलोसिटी भी तो एक तरीके की वेलोसिटी ही है, कोई ये फ़र्क थोड़ी है।
चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी होता है, v2 माइनस v1 करेंगे तो कोई ना कोई वेलोसिटी ही तो मिलेगी हमको, होगी तो मीटर पर सेकेंड में ही ना, तो इसलिए। और एरिया क्या, एरिया हमेशा हमें मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, ये वेलोसिटी है टाइम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी एरिया मिलेगा। अगर यहाँ क्या होता, फोर्स होता टाइम होता, मल्टीप्लाई करने पे इम्पल्स मिलता। अगर यहाँ पे क्या होता, एस होता और ये टी होता तो मल्टीप्लाई करने पे वेलोसिटी मिलती, डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर एस इंटू टी, नहीं एस इंटू टी तो कुछ होता भी नहीं है, सॉरी एस डिवाइड बाई टी हो, एस इंटू टी तो कुछ होता भी नहीं है। एस डिवाइड बाई टी क्या देता है, वेलोसिटी। मतलब सिंपल सा क्या है, डिवीजन गिव्स स्लोप, मल्टीप्लिकेशन गिव्स एरिया, डिवीजन गिव्स स्लोप, मल्टीप्लिकेशन गिव्स एरिया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया। एरिया करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एरिया करने के लिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसको, v इंटू टी। v इंटू टी क्या होता है, ये तो 8th क्लास का बच्चा भी बता देगा v इंटू टी क्या होता है। v इंटू टी डिस्टेंस ही तो होता है, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, और क्या। अब चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशंस किन किन की है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, इम्पल्स एंड मोमेंटम, सरफेस टेंशन एंड फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। अब देखिए आपको ये सब याद होना चाहिए, किसकी डायमेंशंस किसके साथ इक्वल होती हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं होता, क्यों, टॉर्क की जो होती है वो एनर्जी के साथ इक्वल होती है, टॉर्क की एनर्जी के साथ इक्वल होती है, वर्क डन के साथ इक्वल होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होती, तो ये तो गलत। सरफेस टेंशन एंड फोर्स, सरफेस टेंशन एंड फोर्स ये भी बिल्कुल गलत है, क्यों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला याद हो या डायमेंशन याद हो, कुछ ना कुछ तो आपको याद होना ही चाहिए। सरफेस टेंशन क्या होता है, mt माइनस टू, फोर्स क्या होता है, mlt माइनस टू, दोनों में फ़र्क। ऐसी स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट इनमें भी फ़र्क होता है, ठीक है, इनमें भी फ़र्क होता है। स्पेसिफिक हीट जो है का फॉर्मूला अलग होता है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला अलग होता है। लेटेंट हीट L2T-2 होता है, बट स्पेसिफिक हीट कुछ और होता है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा स्पेसिफिक हीट क्या होता है, बट स्पेसिफिक हीट का मोल के साथ थोड़ा सा रिलेशन होता है और वो अलग होता है। स्पेसिफिक हीट का मोल के साथ, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो ये पाएंगे स्पेसिफिक हीट का मोल के साथ कुछ रिलेशन होता है, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है, वो अलग चीज़ होती है। लेटेंट हीट जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट आपकी हीट अपॉन में मास होता है, शायद से मुझे पक्का ध्यान नहीं है, बट हीट अपॉन मास होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, क्या, मोमेंटम और इम्पल्स, ये तो मुझे देखते मतलब ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन देखते ही मुझे टिक कर देना चाहिए ऐसा, क्यों, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, F इंटू टी, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। और ये एक और बात याद रखिएगा, मोमेंटम और इम्पल्स और ये भी आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, इन सब की डायमेंशन सेम होती है, ml2T-1। फोर्स की क्या, ml2T-2 इंटू एक और टी कर देंगे तो वो -1 +1 हो जाएगा ना, वो -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो वो ml2T-1, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट, इम्पल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब की डायमेंशन सेम होती है। ऐसे ही टॉर्क, वर्क, एनर्जी, इन सब की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ऐसे ही आपको कुछ जो डायमेंशन सेम होती है जिनकी, वो पेयर्स या ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट्स अगर दे रखे हैं, ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए, पेयर दे रखे हैं तो पेयर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे आपका डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन, ये आखिरी का तो नहीं, मतलब 7 और 8 क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। तो t इक्वल्स √x + 4 दे रखा है, देन dx/dt एट t = 4 क्या होगा, ठीक है। इसको करने की कोशिश करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं, ये जगह हमारे पास खाली है। तो देखिए मैं पेन से कर लेता हूँ, इधर पीछे तो पेन चला लेते हैं हम, कोई बात नहीं। हाँ जी, आपको क्या दे रखा है, t इक्वल्स √x + 4, ठीक है। t इक्वल्स √x + 4 दे रखा है, आपको क्या √x + 4 ही है ना, एक बार को, हाँ
आपको क्या करना है, आपको डी एक्स बाई डी टी निकालना है टी इक्वल्स टू 4। मतलब आपको क्या करना है, आपको डी एक्स बाई डी टी निकालना है एट टी इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये साइन होता है ऐसे करने का। ठीक, चलिए अब देखिए, टी इक्वल्स रूट एक्स प्लस 4 दे रखा है, निकालना क्या है, डी एक्स बाई डी टी। निकालना क्या है, डी एक्स बाई डी टी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में निकालना है। टी के रिस्पेक्ट मतलब कि एक्स आपका फंक्शन होना चाहिए टाइम का। ये एक कैच है, कई कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स करके पता नहीं कुछ भी करके आंसर निकाल लेंगे। नहीं, वो गलत है, उससे आंसर गलत आएगा। आपको क्या करना है, आपने ये देखना है जो टर्म ऊपर दे रखी होती है ना, वो आपकी LHS में होनी चाहिए। जो डिनोमिनेटर में दे रखी है वो फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि x शुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम, बट यहाँ पे क्या है, टाइम इज़ अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है। ये सब टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, टाइम इज़ अ फंक्शन ऑफ x क्या होता है, ये सब क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमें ऐसा चाहिए। हमें क्या दे रखा है, टाइम एज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम क्या करते हैं, हम x को इस तरफ भेज देते हैं और क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, x को इस तरफ भेज देंगे तो रूट एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, t माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे रूट एक्स आ रहा है, रूट एक्स हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x इक्वल्स टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा आपका, डी बाई डी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका डी बाई डी टी, और x क्या है आपका t माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। अब देखिए आंसर कैसे आएगा, 2 यहाँ पे पावर बाहर आ जाएगी और यहाँ से पावर माइनस हो जाएगी, 2 t माइनस 4 पावर हो जाएगी 1। क्या यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्या यहाँ मैं पुट कर दूँ 4? नहीं, यहाँ आप पुट नहीं कर सकते, हालांकि अगर पुट करेंगे आंसर सही आ जाएगा। हाँ, ये एक बात है, ये क्वेश्चन की एक ख़ास बात है। यहाँ पे अगर आप आंसर 4 यहाँ पे लगा भी देंगे टाइम की, तो आंसर तो 0 ही आना है, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, ये तरीका गलत। ठीक है, ये तरीका क्या है, गलत। आपको क्या करना है, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसको क्या करना है, एक और बार डिफ्रेंशिएट आपको करना है, तो उससे क्या आएगा आंसर मल्टीप्लिकेशन में, उससे फिर क्या आएगा, t माइनस 4 को एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिर्फ t माइनस 4 को करना है। t को अभी क्यों करना है मैं बताता हूँ, अभी पहले कर लेते हैं। तो t माइनस 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ t रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ t रह जाएगा, तो अभी भी आप 4 वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आंसर तो आपका 0 ही आना है। लेकिन ये अगर आप ऐसे करते हो तो मतलब आपका मेथड भी ठीक है। मतलब कहने का क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव टाइम में आता, तो अगर आप इधर तक करके आते और 0 लिख देते तो आपके हाफ मार्क्स कट जाते, क्योंकि आंसर तो ठीक आ रहा है, आंसर ठीक है लेकिन तरीका गलत है। ठीक है, तरीका गलत है। ठीक, अब ऐसा हमने करा नहीं, जरा इस पर नज़र डालिए। देखिए, अगर आपको दे रखा है, अगर आपको दे रखा है y इक्वल्स दे रखा है आपको साइन 2x। ठीक है, मान लेते हैं साइन 2x दे रखा है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स साइन 2x। ठीक, आपको क्या करना होता है ना, जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए, तभी डिफ्रेंशिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में ना 2x को x मान के चलेंगे कि ये साइन x है, ये इस पूरे को हम x मान के चलेंगे, इस पूरे को हम x मान के चलेंगे, तो क्या आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा। लेकिन असल में तो ये x है नहीं, असल में तो ये x है नहीं, तो हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसीलिए फिर से इसको डी बाई डी एक्स 2x, इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा आंसर, cos 2x, यहाँ से 2 तो 2 cos 2x हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का जो आपका वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, जब ये सेम नहीं होता तो पहले तो आप इसको x मान के चलते हैं, लेकिन असल में तो ये x है नहीं, तो हम दोबारा से फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोबारा से फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेम फॉर दिस,
t-4 और यहाँ क्या है t है, स्क्वायर को भूल जाइए, पावर को भूल जाइए, पावर का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, हमें अंदर की चीज़ देखनी है। t और t-4 सेम तो है नहीं, हम इसको पहले t मान के चलेंगे, पहले इसको t मान के, अगर हम इसको t स्क्वायर मान के चलते, अगर यहाँ होता d/dt t स्क्वायर तो हम क्या करते 2t लिख देते, ऐसे ही मैंने यहाँ कर दिया 2 और इंटू दिस t, ठीक है। लेकिन असल में क्या है t-4, असल में तो t-4 है, तो इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इंटू करके दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और उस टाइम पे हम इस स्क्वायर को हटा देंगे, हम पावर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो t-4 को अगर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा। अब यहाँ पे अगर हम 4 वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, ठीक है। आंसर क्या आएगा 0। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कि डबल डिफ्रेंशिएशन तो नहीं है, मतलब जब आपको फंक्शन अलग दे रखा हो और डिफ्रेंशिएट आप किसी और के रिस्पेक्ट में कर दो, फंक्शन अलग दे रखा हो, डिफ्रेंशिएट किसी और के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर तो यही है 0, ठीक। इसका आंसर क्या है 0। अब देखिए इफ़ एनर्जी, ये एक बड़ा न्यूमेरिकल है, छोटा नहीं है, ये बड़ा न्यूमेरिकल है जो सर ने हमारे MCQ में दे दिया, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल। इफ़ एनर्जी E equals g to the power p, h to the power q, c to the power r, where g is the universal gravitational constant, h is the Planck's constant, and c is the velocity of light, then the values of p, q and r are respectively what? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अभी वीडियो मेरी 21 मिनट्स की हो चुकी है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको आगे क्वेश्चन करा देता हूँ, ये मैं आपको किसी और वीडियो में, मतलब किसी और का कल ही मैं वीडियो डाल दूँगा, मैं ये वाला क्वेश्चन अलग से कॉपी पे सही से लिख के दिखा दूँगा, कि ऐसे रफ में तो ये हो नहीं पाएगा, अच्छे से इसको लिख के दिखा दूँगा। तब तक के लिए आप ये समझ लीजिए कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका ए है, ठीक है। ए है इसका आंसर कि पी की वैल्यू क्या होगी -1/2, क्यू की वैल्यू 1/2, आर की वैल्यू 5/2। मैं इसको एक और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा, तो आप तब देख लेना, ठीक। अभी मेरे पास मतलब टाइम ज़्यादा हो गया इस वीडियो का, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, बॉडी इज थ्रोन vertically upward from the ground. It reaches a maximum height of 20 meter in 5 seconds. After what time it will reach the ground from its maximum height position? इसका आंसर कैसे आएगा? देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया गया ग्राउंड से, ठीक है। एक मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंच चुकी है। डायग्राम बनाते हैं हम, यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम। ऐसे बॉडी को हमने थ्रो किया ऊपर, एक मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंच गया, तो वापस से नीचे आ गया। ये आपकी बॉल है, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर गया और यहाँ से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या है, ये आपका एच मैक्स है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एच मैक्स है। फेंका जो है हमने, ये मतलब गया कितने तक है, ये 20 मीटर तक, ठीक है। गया कितने तक है ये 20 मीटर तक। कितने सेकंड्स में गया है 5 सेकंड्स में, ठीक है। सारी चीज़ें हमने नोट कर ली हैं। 20 मीटर ऊपर गया है, 5 सेकंड्स में गया है, उसके बाद क्या होगा देखिए। इसने क्या बोला है, इट विल फाइंड क्या करना हमें कि इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट पोजीशन, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड में। अब यहाँ से वापस नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से वापस नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो इसके दो मेथड है, एक तो है आपका आम जिंदगी मेथड, ठीक है। एक है आपका आम जिंदगी मेथड और एक है आपका मेंटोस ज़िंदगी मेथड। तो हम क्या करेंगे, मेंटोस ज़िंदगी मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे, ये करके कि सिमिट्री ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। सिमिट्री ऑफ मोशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक लगता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा 5 सेकेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड्स। सिंपल सी बात है। इसको आप इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने ले ली वैल्यू u इक्वल्स 0, क्योंकि ऊपर जो 0 होती है, हाइट दे रखी है 20, g की वैल्यू लगाएंगे तो आपका ये किस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, आपका ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम वैसे करेंगे नहीं, लंबा मेथड है, आंसर गलत आने के चांसेस ज़्यादा हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सीधा हम 5 सेकेंड्स मार्क कर देंगे, ठीक है। सीधा सीधा 5 सेकेंड्स हम मार्क कर देंगे इसका आंसर, ठीक है।
5 सेकेंड्स इज द आंसर। जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट भी हो सकता था, क्या, व्हाट इज़ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल में फिर हम आंसर t इक्वल्स 10 सेकेंड करते। क्यों? क्योंकि 5 सेकेंड तो ऊपर जाने में लगे ही लगे, 5 सेकेंड नीचे आने में भी लगे, तो तब हम 10 सेकेंड करते हैं। लेकिन अभी इसने क्या पूछा है कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो ये फिर 5 सेकेंड। ठीक है, चलिए। इन केस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बड़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, ये प्रोजेक्टाइल, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन होगा कौन सा, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ये हमारी असम्पशंस होती हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन की एजम्पशंस होती है, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रहेगा कौन सा, वर्टिकल डायरेक्शन में, ये रहा। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री। ये क्या हो गया, 90 डिग्री। दिस इज़ व्हाट, 90 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो दिस इज़ व्हाट, 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री। चलिए, अब आगे आपके एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। A body can have acceleration even if its velocity is zero at that instant of time. The body will be momentarily at rest when it reverses its direction of motion. देखिए, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, पहले तो आप एसर्शन देखिए, एसर्शन पढ़िए, इंडिविजुअल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं ये आप तय कीजिए, फिर आप रीजनिंग पे आइए, उसको देखिए, फिर देखिए कि वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। अगर उन दोनों में से कोई एक इनकरेक्ट है तब तो आपका सी या डी ऑप्शन में से कोई हो जाएगा। अगर दोनों ही करेक्ट है फिर आप देखिए कि क्या रीज़न और असर्शन कोई मेल खा रहे हैं, कुछ उनमें क्या कुछ रीजनिंग अच्छी बैठा रहा है वो रीज़न, तब आप ए में जाइए, वरना आप बी में चले जाइए। ये होती है असर्शन रीज़न करने की टेक्निक। ठीक है, तो असर्शन आपका क्या है, अब बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी जीरो एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो क्या है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अगर आप किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक पॉइंट जब वहाँ जो एक पॉइंट आता है जब उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी लगी हुई है उसके साथ जी। ठीक है, जी डाउनवर्ड लगी हुई है अभी भी उसके साथ, लेकिन वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाती है। ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ द प्योरली 9th स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग क्या है, द बॉडी विल बी मोमेंटरली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस इट डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए, जैसे ही वो ऊपर गई, यहाँ उसकी वेलोसिटी होगी ज़ीरो, यहाँ से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, यहाँ थी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड, कर ली उसने डाउनवर्ड। ठीक है, और वो 0.0001 सेकेंड के लिए वो रुका भी होगा वहाँ पे, क्योंकि आप एकदम से तो आगे पीछे नहीं भाग सकते ना। अगर आप एकदम से लेफ्ट भागें फिर एकदम से राइट में चले गए तो कुछ तो रुकना पड़ेगा ना आपको, कुछ तो रुकना पड़ेगा, 0.01 सेकेंड के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे 0.01 सेकेंड या 0.001 सेकेंड के लिए रुका होगा, उसके बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली होगी। तो येस, assertion is true, reason is also true, and reason is the correct explanation of the assertion, so the option is A। ठीक है, A is the right answer। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी जीरो when distance traveled by it is not zero। क्या assertion ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी की ज़ीरो हो सकती है अगर डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है। अगर आप अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर आ जाते हैं और डिस्टेंस आपका कहीं 5-10 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाती है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब असर्शन तो आपकी ट्रू है। अब देखते हैं रीज़न। द डिस्प्लेसमेंट इज़ द लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये क्या सही है? नहीं, ये गलत। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इधर लिखा है लॉन्गर। तो मैंने आपको बताया था पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स पढ़िए, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट आ गई, तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Two balls of different masses are thrown vertically upwards with same speed. They will reach, सॉरी, ये they will के बाद ये सर ने बताया था हमें, ये इसको भूल जाइए। They will
पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ठीक है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। पढ़ते हैं फिर से। टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सेम स्पीड। अभी यहीं तक रुकते हैं। क्या कह रहा है वो, दो बॉल्स हैं, अलग अलग मासेस की हैं, थ्रो किया गया ऊपर की तरफ सेम स्पीड से। अब पहले तो ये समझ लीजिए कि पता है, लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊँ, जब भी बात आती है ग्रेविटी की, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी का रोल तो होगा ही होगा, ऊपर फेंक का ग्रेविटी की बात है, तो मास तो मतलब नेगलेक्ट कर दो आप पहले, कि ये मत बिल्कुल अपने दिमाग में लाना कि डिफरेंट मास है तो कुछ तो डिफरेंस होगा उन दोनों में, ये वो नहीं। मास पे ग्रेविटेशन की एक भी चीज़ डिपेंड नहीं करती, एक भी चीज़ ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मास पर डिपेंड ही नहीं करती अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो, जैसे आपकी एस्केप वेलोसिटी होगी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं तो मास पे डिपेंड करती नहीं। यहाँ पे आप मास को अगर आप सोचो कि मास अलग अलग है तो कुछ अलग अलग होगा, तो ये आप गलत कर रहे हैं। मास अलग है, कुछ अलग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेलोसिटी सेम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर थ्रोन अपवर्ड विथ सेम वेलोसिटी, ये अच्छी चीज़ है और ये होनी भी चाहिए, ठीक है। दे विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ सेम स्पीड। अब देखिए, ये लाइन दे करना सर ने इस लाइन को ही धोखा देती है। मतलब क्या, अब इस ऊपर वाली लाइन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर मैं आपको बताऊं, मतलब ही नहीं रह गया ऊपर। अगर सिर्फ नीचे वाली लाइन दे रखी होती ना, तब भी काम बन जाता। ऊपर वाली का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? देखिए, जब कोई भी बॉडी, मैं यहाँ से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जब भी कोई बॉडी ऊपर जाएगी, दो बॉडी जा रही है ऊपर, ये जा रही है, एक ऊपर से आ रही है या नीचे, एक और जा रही है ऊपर से आ रही है नीचे, सेम वेलोसिटी से फेंका गया इनको, यू वेलोसिटी से, बढ़िया। मास अलग अलग है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर जाके तो इनकी वेलोसिटी ज़ीरो हो ही जानी है, ऊपर जाके तो इनकी वेलोसिटी ज़ीरो हो ही जानी है। डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रैवल किया है, जी दोनों के लिए सेम है। मास पे आपका एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो ये हो गया ना कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये बन गया। इसको तो भूल ही जाओ, इसको तो ये भूल ही जाओ आप। इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन गया ऊपर जाके? दूसरे वाले पार्ट के लिए ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। इनिशियल पॉइंट तो इनका अब ये बन गया। इनिशियल वेलोसिटी सेम, हाइट सेम, जी सेम, मास से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या? मतलब तो हर चीज़ फिर इनकी सेम ही चलती चली जाएगी, हर चीज़ इनकी सेम ही चलती चली जाएगी। इसका मतलब क्या? दे विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जहाँ से इनको फेंका गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। यस, अब देखिए, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पे हो गई थी यू डैश, सॉरी यू डैश तो नहीं, यहाँ पर ज़ीरो हो गई थी, है ना। ऊपर ज़ीरो होगी, ऊपर होगी ज़ीरो, ठीक, ऊपर ज़ीरो होगी। ये एच है आपका, जी भी कांस्टेंट होता है, तो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहेगा कि वी स्क्वायर इक्वल्स आपका यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू स्क्वायर जीरो है तो आपका क्या है 2gh, यानी कि वी की वैल्यू क्या आ गई √2gh। √2gh अब दोनों के लिए √2gh हो जाएगी। ये तो दोनों के लिए हाइट सेम है, दोनों के लिए आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, मास पे डिपेंडेंसी है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वी दोनों की क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों सेम टाइम पर पास करेंगे देयर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ए ठीक है। द मैक्सिमम हाइट एंड डाउनवर्ड वेलोसिटी अटेन्ड एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉल। यही तो मैं कह रहा था कि मैक्सिमम हाइट और डाउनवर्ड वेलोसिटी दोनों जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है आपकी किससे? मास से। मतलब इसका आंसर क्या है? ए ही है। यही तो रीज़न है, यही तो रीज़न दिया था मैंने, वही रीज़न दे रखा है। दैट्स द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।